हार्पर ली का एक कोट है, मेनी रिसीव्स एडवाइस, ओनली द वाइज गेट्स प्रॉफिट फ्रॉम इट। मतलब अगर प्रॉफिट करना है, वेल्थ बनानी है, तो वाइज होने की जरूरत है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रिलियंस या तो एक्सपर्ट की बात नहीं कही है। मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अब तक दूसरों के एडवाइस, टिप्स, रिकमेंडेशन, न्यूज चैनल्स को देख देख कर उसी हिसाब से कभी कभी स्पेक्युलेटिव, कभी कभी इम्पल्सिव, कभी इमोशनल, इस तरह से ट्रेडिंग होता था। कभी कभी प्रॉफिट होता था, लेकिन मेजोरिटी टाइम लॉस होता था। अगर प्रॉफिट छोटा होता था तो लॉस बड़ा हो जाता था, तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो रेडी रहता था। तो वो टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग था। वहां से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के बाद, थोड़ा सीखने के बाद, एक जब हम खुद के एनालिसिस से, खुद के ट्रस्ट से, खुद के भरोसे से जो कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ट्रस्ट बेस्ड इन्वेस्टिंग है। तो मेरा टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग से ट्रस्ट बेस्ड इन्वेस्टिंग का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ, उनका मैं एक शॉर्ट जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया, डिसिपल ऑफ माय मास्टर पीयूष पटेल सर का इस प्रॉफिट फ्रॉम इट की रिजल्ट एनालिसिस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पहले मेरे मन में भी बहुत सारे प्रेजुडिस भरे हुए थे, माइंड को लॉक करके रखा था नहीं, मार्केट सट्टा बाजार है, जुआ बाजार है। मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो बहुत सारा नॉलेज चाहिए। मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको बहुत सारा समय देना पड़ता है। कुछ ही लोग हैं जो मार्केट को चलाते हैं, शेयर को या तो बहुत ऊपर ले जाते हैं या तो शेयर को धड़ाम से नीचे ला देते, और उसी हिसाब से मार्केट में एक्शंस लेते थे और इसी हिसाब से ट्रेडिंग भी करते थे। लेकिन 2018 में मेरे हाथ में एक की आई, इनका नाम था प्रॉफिट फ्रॉम इट। प्रॉफिट फ्रॉम इट का 2018 में राजकोट में एक सेमिनार था। बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आई एम बाय प्रोफेशन ए होम्योपैथिक डॉक्टर, और 11 साल से मैं राजकोट में होम्योपैथिक प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। तो राजकोट का यह सेमिनार था और उसी दौरान मैंने वो सेमिनार अटेंड किया। तो सेमिनार में पीयूष सर ने कुछ बातें ऐसे बताई कि जो मेरे मन में जो प्रेजुडाइज था वो खुला। वो कॉन्ट्रास्ट था कि ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे कि सर ने बोला कि मार्केट में लॉस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो अब तक तो मैं बहुत मेहनत करता था और लॉस होता था, तो बात तो कहीं सही है, लेकिन जब वो हमारे कॉन्ट्रास्ट में होती है तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। दूसरी बात बोली कि अगर मार्केट में आपको वेल्थ बनानी है तो आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आपको अपना प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको आपका वर्क डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। सिर्फ दिन का 10 मिनट या तो 20 मिनट इतना समय देते हो तो भी वो समय काफी है। वो तो हम जो समझते थे उससे तो अलग ही बात था। तीसरी बात उसने बोली कि अगर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर भी डिपेंड ना रहो। तो ये सब समझ के लगा कि सेमिनार में तो सब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में आ जाएगा कि ये फी भरो, वो करो, वो करो, ए पैकेज ले लो, वो पैकेज ले लो, सभी बातें चलती रहेगी। तो इसी वजह से मैंने 2018 में वहां से कंटिन्यू नहीं किया। और उस अगन 2019-20 में जब से कोरोना आया, उसी दौरान मैंने सर के बहुत सारे वीडियोस देखे। वो वीडियो देख के मुझे लगा कि जो जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, जो जिस तरह से वो अपना एनालिसिस बताते हैं, जिस तरह से वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते या तो फ्यूचर का जो फाइनेंशियल प्लानिंग बताते, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ मैच होता है। मतलब कि जो मैं चाहता था, वो जो मैं करना चाहता था उसी हिसाब से मुझे लगा। तो इसीलिए मैंने 2021 में जून महीने में, मतलब आज से 4 महीने पहले, इस प्रॉफिट फ्रॉम इट के साथ जुड़ा। और उसी दौरान ये 4 महीने में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए, बहुत सारे जो अनप्रेजुडिस भरे हुए थे वो खुले। एक और जैसे आप लोक में भी देखते हो, एक रेड से ग्रीन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इस सब के लिए सर का सत वंदन। और आज का एक नया प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं। आज हम कंपनी जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो पहले वो कंपनी का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब तक जो मैं सीखा हूँ, उसी हिसाब से एक कंपनी को या तो और कंपनी को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, उस कंपनी में क्या क्या चीजें किस तरह से देखते हैं, उनका एक ग्लिम्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो
टाटा कंज्यूमर, टाटा की जो बहुत पुरानी कंपनी है, 1964 में टाटा ने एक जेम्स फिनली कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके टी बिजनेस में अपना पदार्पण किया। 79 में सोल्ट का बिजनेस हुआ कि जो टाटा केमिकल के अंडर में आता था, और 83 में टाटा सोल्ट, देश का नमक, वो ब्रांड के नाम से वो फर्स्ट टाइम आए, और दैट वाज द इंडियाज फर्स्ट आयोनाइज्ड वैक्यूम ऑपरेटेड सोल्ट। 85 में टाटा टी ने पॉलीपैक लॉन्च किया, और 91 आते तक टाटा टी ने एक अपना ब्रांड एस्टैब्लिश किया। 2000 में कि जो टी की एक पुरानी कंपनी थी टिटली, 1837 की कंपनी थी, उनको टाटा ने एक्वायर किया। 2005 में यूएसए की एक गुड अर्थ टी कंपनी को एक्वायर किया। 2006 में अगेन यूएसए की एक ओल्ड कॉफी कंपनी 8 o'clock को एक्वायर किया। अगेन 2006 acquired stock in the Jackal's tea of South Africa। 2007 में एक नया सेगमेंट ऐड हुआ टी और कॉफी के अलावा, जो माउंट एवरेस्ट का मिनरल वाटर का प्लांट था, जो आज हम हिमालय वाटर के नाम से जानते हैं। 2007 में और एक टी की ब्रांड थी विटेक्स, उनको एक्वायर किया। 2007 में टाटा ने जो अपना प्लांटेशन का बिजनेस था उनको अलग कर दिया। 2009 में अगेन एक रशिया की ब्रांड थी ग्रांड कॉफी, उनको एक्वायर किया। तो इस तरह से टाटा ने इंडिया के अलावा यूएसए, रशिया और यूके अलग अलग कंट्रीज से ब्रांड को एक्वायर करके टाटा इंडिया से टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस बन गया। 2011 में एक नई कंपनी पेप्सिको के साथ जॉइंट वेंचर करके एक नया प्रोडक्ट और नया ब्रांड आया नरिश को। 2012 में हम सबकी पसंद, यंगिस्तान की पसंद स्टारबक्स, उनके साथ जॉइंट वेंचर हुआ। 2015 में एक नया सेगमेंट ऐड हुआ टाटा संपन्न, जो कि फूड का बिजनेस है, पल्सेस, सीरियल्स और मिक्सेस का। और इसी तरह से टी, कॉफी, वाटर था और फूड बिजनेस ऐड हुआ, तो ये यहाँ से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बन गया। ये जो टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस का पूरा कंपनी है और टाटा केमिकल का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट का बिजनेस था, उनको इसमें एक मिक्स कर दिया है। 2020 में अगेन टाटा ने जो पेप्सिको के साथ जॉइंट वेंचर किया था, वहां से 100% स्टेक को एक्वायर करके नरिश को अपने नाम कर लिया है। 21 में अगेन एक कोटरा मैग्रो फूड की कंपनी है, उनका साउथफुल के नाम से ब्रांड नेम से फूड प्रोडक्ट का बिजनेस है, उनको एक्वायर किया। और इसी तरह से एक एक अलग अलग ब्रांड्स को एक्वायर करते करते एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई। तो इसी तरह से टाटा केमिकल का कंज्यूमर प्रोडक्ट का पार्ट और टाटा ग्लोबल की पूरी कंपनी, दोनों को मिला के एक हुआ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। 35% बिजनेस आता है इंडियन ब्रेवरेजेस से, सेम 34 बिजनेस इंटरनेशनल ब्रेवरेजेस से आता है, क्योंकि बेसिकली ब्रेवरेजेस की कंपनी है। एक नया सेगमेंट ऐड हुआ है फूड का, जो कि अभी 21% कंट्रीब्यूट करता है, और 10% अदर बिजनेस से आता है। इंटरनेशनली प्रेजेंस देखो, 56% फ्रॉम इंडिया, 11% फ्रॉम यूके, 16% फ्रॉम यूएसए एंड 17% फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इसी तरह से टी, कॉफी, फूड, वाटर, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्रोडक्ट, तो इस सभी सेगमेंट में, लेकिन ब्रांड का प्रेजेंस कितना है मार्केट में, उसका दबदबा कैसा, वो देख लेते हैं। जैसे कि टाटा सोल्ट, देश का नमक, लार्जेस्ट ब्रांड, लार्जेस्ट सोल्ट ब्रांड ऑफ इंडिया। टाटा टी, सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड ऑफ इंडिया। टिटली, कनाडा की लार्जेस्ट ब्रांड और यूके की 4th लार्जेस्ट ब्रांड। 8 o'clock, यूएसए की 4th लार्जेस्ट कॉफी ब्रांड। हिमालय वाटर, इंडिया का नंबर 1 मिनरल वाटर ब्रांड। और टाटा संपन्न की, जो अभी पिछले 4-5 सालों से आई है, और पल्सिस, मिक्सिस और स्पाइसेस का उनका अलग से बिजनेस है। बेसिकली जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, मेजोरिटी बिजनेस बेवरेजेस से आता है, टी एंड कॉफी से। तो टी एंड कॉफी इंडस्ट्रीज के अंदर से ताल्लुक रखती है। तो पहले उनका जो मेन बिजनेस है, मेन रेवेन्यू जहां से आता है, वो इंडस्ट्री केस, वो इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। टी एंड कॉफी बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, बरसों से हम चाय कॉफी पीते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ग्रोथ नहीं है, इसलिए बहुत कम कंपनियां, 19 कंपनियां ही अभी तक लिस्ट हुई है। उनका पूरा मार्केट कैप देखो तो 1 लाख करोड़ का है, 31,000 करोड़ का सेल्स करती है, और 27,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इनमें देखो तो टाटा कंज्यूमर अकेला 78,000 करोड़ का मार्केट कैप ले जाती है। बाकी सभी कंपनियां, मतलब बाकी 18 कंपनियां तो सिर्फ 22,000 करोड़ मिलते हैं
मार्केट कैप। लेकिन अगर सेल्स में देखो तो बीबीटीसी, बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को, जो इंडिया की ओल्डेस्ट, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी थी, टाटा से भी पुरानी कंपनी है उनका, और उनका जो मेन बिजनेस है वो टी और कॉफी का है, वो भी इतनी पुरानी कंपनी है फिर भी अभी सिर्फ 13,000 करोड़ का सेल्स करती है। मतलब ये इस उनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री कैसी रही हो। टाटा कंज्यूमर सेकंड नंबर पर है 12,000 करोड़ के साथ। प्रॉफिट में भी बीबीटीसी फर्स्ट नंबर पे और टाटा सेकंड नंबर पर 1,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली आसपास। तो यहाँ पर देखें कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों में बीबीटीसी नंबर 1 है, लेकिन फिर भी टाटा कंज्यूमर को मार्केट कैप ज्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो कुछ ग्लिम्स हमें आगे की हिस्ट्री में मिले कि अभी जो उनके कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुआ है, जो एक्विजिशन हुआ है, एक नया सेगमेंटेड हुआ है, उनकी वजह से मार्केट कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, या तो मार्केट का फोकस यहाँ पर आया है। तो उनके लिए और कुछ क्वालिटी एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्या चेंजेस है और कौन सी कंपनी कौन से पैरामीटर में लीड करती है। 4 पैरामीटर देखेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जितना कमाती है उनमें से कितना परसेंट वो अपने घर ले जाती है। डेप्ट, यानी कि कंपनी का जो इक्विटी है उनके मुकाबले कर्जा कितना है। आईसीआर के, जितना कमाती है उनमें से कितना गुना वो इंटरेस्ट पे कर सकती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, कि जितना हमने अभी ये फंड शेयर होल्डर का बनाया है उनका कितना परसेंटेज वो हमें कमा के देती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखो सीसीएल हाईएस्ट है, बाकी सभी कंपनियां का एवरेज 10% के आसपास है। टाटा कंज्यूमर, बीपीटीसी सबका, जय श्री कृष्णा और गुडरीक का लो है। उसी तरह डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में हम देखते हैं कि 30% से कम है तो उसको फेवरेबल मानते हैं। तो जयश्री टी को छोड़ के बाकी सभी कंपनियां का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फेवरेबल। टाटा कंज्यूमर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सबसे अच्छा है, और इसी वजह से टाटा कंज्यूमर का आईसीआर भी सबसे अच्छा है। आईसीआर यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो वो भी अगर 20 से ज्यादा है तो फेवरेबल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये इतना ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी नहीं है, तो बाकी सभी कंपनियां पुरानी कंपनियां हैं फिर भी उनका आईसीआर है वो लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी में देखो, बीबीटीसी का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे अच्छा है, सेकंड नंबर पर सीसीएल है, और जय श्री कृष्णा का लोएस्ट है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी बीबीटीसी का हाईएस्ट है, क्योंकि वो बहुत पुरानी कंपनी है, आज 100 साल से भी ज्यादा हो गया। तो वो अगर उसी समय पर जब उन्होंने जब इन्वेस्ट किया होगा, जब कंपनी शुरू की होगा, तो तभी का जो रिक्वायरमेंट होगा इक्विटी का वो बहुत कम होगा। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी का मतलब कि इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी कंपनी को शुरू करने के लिए इन्वेस्टरों ने जो पैसा लगाया था उनका कितना गुना आज एक कमा के देती है। तो जायज है कि बीबीटीसी फर्स्ट नंबर पर होगी। तो ये सभी पैरामीटर को देखकर लगता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में सीसीएल ज्यादा है, डेब्ट में दूसरी कंपनी टाटा कंज्यूमर अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी में बीबीटीसी अच्छा है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में बीबीटीसी अच्छा है। मतलब कि कोई क्लियर कट विनर नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन टाटा कंज्यूमर में जैसे मैंने जर्नी में देखा कि एक नॉन डिमांडिंग से एक डिमांडिंग वाला सेक्टर, जो कि फूड एफएमसीजी का जो सेक्टर है, पैकेजिंग फूड का जो सेक्टर है, उनको डिमांडिंग और ग्रोइंग सेक्टर है, उनमें उन्होंने कदम रखा है। तो उसी हिसाब से मार्केट भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और उसी हिसाब से हम देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा। तो टाटा कंज्यूमर और इसी से देखो कि टाटा कंपनियों का ग्रोथ भी इतना ग्रोइंग नहीं है, तो ग्रोथ भी टाटा कंज्यूमर के अलावा आपको इतना ज्यादा नहीं देखेगा। और टाटा कंज्यूमर का भी जो ग्रोथ है वो टाटा कंज्यूमर का नहीं है, लेकिन वो एक्विजिशन हुआ है इसकी वजह से, कि पहले एक ही कंपनी थी और अभी जो लास्ट ईयर हम प्रॉफिट या तो सेल्स देखेंगे दो कंपनी का मिला के, इसीलिए यहाँ पर हमें ग्रोथ ज्यादा दिखता है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का थोड़ा बिहेवियर एनालिसिस देखते हैं। 78,000 करोड़ का मार्केट कैप, 12,000 करोड़ का सेल्स, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हाई है। सेल्स के हिसाब से देखें तो पिछले 17 सालों में 2002 से लेकर 2019 तक 17 सालों में 5% से सिर्फ ग्रोथ हुआ है, मतलब जीडीपी से भी कम है। लेकिन अगर 2 सालों में देखें तो 26% से बढ़ा है। वो एक्चुअली दैट इज नॉट ए ग्रोथ, लेकिन पहले एक कंपनी का था सेल्स, यहाँ पर दो कंपनी का मिला के सेल्स आए, तो इसलिए हम इनको कैलकुलेट इस तरह से नहीं कर सकते। सेम थिंग प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि अभी तक
टी और कॉफी बेवरेजेस बिजनेस में थी, और ये जो सेक्टर है वो साइक्लिकल है, मल्टीपल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वेदर में चेंजेस हुआ, प्राइस में कुछ चेंजेस हुआ, सीजनल इफेक्ट्स आते हैं, वो सभी चीजों को देखकर प्रॉफिटेबिलिटी में हमें बहुत सारी वोलेटिलिटी दिखती है। रिजर्व भी देखो, जैसे प्रॉफिट बढ़ा था उसी तरह से प्रॉफिट बढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पर हमें देखते हैं कि रिजर्व बढ़ा है, और पिछले 2 सालों में जो रिजर्व बढ़ा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन, क्योंकि जो नया सेगमेंट ऐड हुआ है तो नया सेगमेंट का सेल्स आएगा, नया सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस वो ऐड होगा, तो उस हिसाब से रिजर्व भी ऐड हुआ है। डेप्थ देखो, तो 2009 से लेकर अगर 2021 तक गए कि इतने सारे एक्विजिशन, अच्छी अच्छी ब्रांड को, छोटी बड़ी ब्रांड नहीं है, जो वर्ल्ड की, अपने कंट्री की जो टॉप 5 में फर्स्ट नंबर 4th नंबर की जो कंपनी थी, उस तरह की ब्रांड को टाटा ने एक्वायर किया है। इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कंपनी में, फिर भी कंपनी ने अपने डेब्ट को बढ़ने नहीं दिया। दैट शोज द गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अभी H1 के रिजल्ट के हिसाब से देखे, कंपनी का जो मेजोरिटी कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट से आता है। जायज है कि उनका जो मेन बिजनेस है वो बेवरेजेस टी एंड कॉफी का है, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा, और इसी वजह से रॉ मटेरियल के दाम में जैसे फ्लक्चुएशंस आएगा उसी हिसाब से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट होगा। अभी हम देखते हैं कि केन्या, इनका जो रॉ मटेरियल 3 जगह से आता है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड केन्या। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में टी के भाव ज्यादा थे, लेकिन अभी थोड़ा उसमें डाउन ट्रेंड आया, लेकिन फिर भी प्री कोविड का जो दाम था उनसे ज्यादा है। केन्या ने अभी, वहां की गवर्नमेंट ने मिनिमम सेलिंग पर एमएसपी फिक्स किया है, तो इसकी वजह से वहां के फार्मर्स के हित को ध्यान में रखते हुए जो एमएसपी फिक्स हुआ, उनकी वजह से वहां के टी रॉ मटेरियल के दाम ज्यादा है, तो जायज है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें इनका असर देखने को मिलेगा। सेगमेंट के हिसाब से देखे तो इंडियन ब्रेवरेजेस 44% और इंटरनेशनल बेवरेज 33%। माना कि अभी ये बेवरेजेस से 77% उनका बिजनेस आता है, जो नया सेगमेंट ऐड हुआ है वहां से सिर्फ अभी 23% बिजनेस आ रहा है। ये सेगमेंट कितना ग्रो करेगा उनके हिसाब से हमें आगे, क्योंकि ये 2 सेगमेंट तो अभी तक थे, बेवरेजेस का तो एक सेगमेंट अभी तक था, और वहां पर हम देखते हैं कि इतने सालों में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये जो नया सेगमेंट ऐड हुआ है इनकी वजह से इन्वेस्टरों का ध्यान इसी साइड आया है। ये सेक्टर, ये सेगमेंट में जितना ग्रोथ करेंगे, जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे उनके प्राइस, प्रॉफिट, सेल्स सभी चीजों में उनका इफेक्ट भी दिखेगा। शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है वो देख लेते हैं। प्रमोटर ऑलमोस्ट 10 साल में सेम रहा है, रिटेलर का भी ऑलमोस्ट सेम रहा है। बैंक और इंश्योरेंस ने अपना स्टेक काफी कम किया है, 27% से 5% आ गए, लेकिन इनके सामने म्यूचुअल फंड ने 6 to 7% आया, और एफआई 8 से 26% बढ़ा है। मतलब एफआईआर और बैंक दोनों में एक ने कम किया, एक ने ज्यादा किया है, बाकी सभी का शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम रहा। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इतने सालों में, जैसे हमने आगे देखा कि 20 साल, 10 साल, 5 साल का अगर सेल्स और प्रॉफिट का अगर देखें तो इतना ग्रोथ नहीं है, और प्रॉफिट में हम देखते हैं 9%, 2%, 13% वोलेटिलिटी है। पिछले साल पोस्ट कोविड में सेल्स भी 20% बढ़ा है और प्रॉफिट 102% बढ़ा है। एक्चुअली ये कंपनी या तो ये इंडस्ट्री कोविड से पॉजिटिवली अफेक्टेड नहीं थी, फिर भी ग्रोथ है, क्योंकि ये ग्रोथ दिख रहा है बिकॉज ऑफ एक्विजिशन, तो हम ये ग्रोथ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। करंट ट्रेंड कैसा है 9 मंथ में देखो, पिछले साल मतलब 2021 एनुअल का 9 मंथ में सेल्स 18% से बढ़ा था, प्रॉफिट 47% से बढ़ा था। एनुअल रिजल्ट आते आते सेल्स 20% हुआ, प्रॉफिट 102% हुआ। Q1 इस साल का Q1 का सेल्स 11% था, लेकिन प्रॉफिट -38% रहा। अगेन H1 में सेल्स 10% से बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट -90% से बढ़ा। तो इसीलिए हम इतना एस्टिमेट लगाते हैं कि इसी ट्रेंड को देखते हुए 2020 खत्म होते होते इस साल कंपनी 10% से सेल्स बढ़ाएगी और 10% से प्रॉफिट में माइनस होगा। शॉर्ट टर्म इसी ट्रेंड को देखें तो शॉर्ट टर्म में 12% प्रॉफिट और 12%
सेल्स में ग्रोथ दिखेगा और लॉन्ग टर्म में भी सेल्स और प्रॉफिट 12% से बढ़ना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन। तो इसी प्रेडिक्शन को देखे तो उसी हिसाब से सेल्स जो इस साल 12,700 करोड़ आना चाहिए, 2013 आते आते 32,000 करोड़ होना चाहिए और 35 में 56,000 करोड़ का सेल्स करती होगी। इसी हिसाब से प्रॉफिट भी इस साल 800 करोड़ के आसपास होगा, 2030 में 2000 करोड़ और 2035 में 3600 करोड़ के आसपास रहेगा। और इसी हिसाब से अगर ईपीएस कैलकुलेट करें तो इस साल 9 का ईपीएस अर्निंग पर शेयर रहेगा, 2030 में हमारा प्रेडिक्शन है कि 22 होगा और 35 में प्रेडिक्शन के हिसाब से 40 रहेगा। फेयर वैल्यू देखो का अभी का पास्ट परफॉर्मेंस और अभी का ट्रेंड देखते हुए उनका फेयर वैल्यू 272 के आसपास आता है, जो 30 आते आते 674 आएगा और 2035 में 1190 के आसपास रह सकता है। फेयर वैल्यू का जो भी अभी कैलकुलेशन है वो है कि एक पास्ट परफॉर्मेंस के आसपास है या तो अभी के ट्रेंड के हिसाब से है, और कंपनी में अभी हमने देखा है कि कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है तो ऑब्वियसली है कि प्राइस यहाँ से हम ज्यादा दिखते हैं। लेकिन टेक्निकल हिसाब से देखे, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर एक कंपनी 550 के आसपास उनका भाव आता है तो हम यहाँ से एक कंपनी को बाय कर सकते हैं। लेकिन जो इस कंपनी में एसआईपी करना चाहते हैं, छोटा छोटा अमाउंट डाल के अगर पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हो तो वो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी महीने में कंपनी मंथली चार्ट में देखो तो करेक्शन में आ गई है। और ग्रोइंग अभी इनमें कैसा डिमांड आता है, किस तरह से कंपनी अपने आप को ग्रो सकती है, उसी हिसाब से हम वेटेज चेंज कर सकते हैं। अभी के हाल 1 या 1 to 2% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप वेटेज दे सकते हो और आगे आगे रिजल्ट ट्रैक करके पता चलेगा कि कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, उसी हिसाब से हम वेटेज चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। जब जैसे कोई मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं कि चाय पानी के बगैर तो नहीं जाने देंगे, तो उसी हिसाब से ये मेरा फर्स्ट इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन है। अभी तक का जो भी प्रेजेंटेशन हुआ उनमें से मैं सबसे जूनियर स्टूडेंट, तो शायद ये अभी तक के प्रेजेंटेशन में कुछ गलतियां रही होगी, कोई पॉइंट मिस हो गया होगा, कहीं प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई होगी, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपका कोई क्वेरी है, अगर आपको कहीं डाउट्स लगा है तो आप वो कमेंट करके बताइए, कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप बताइए। लेकिन और thank you, profit from it, and let's learn with Profit from It family. Thank you so much.